झांगी की सेंस बहुत शार्प थी, खासकर स्पेस में हो रही हलचलों के लिए। तभी उसने महसूस किया कि डेक पर कुछ अजीब सा हो रहा है। उसे किसी के चलने जैसी साउंड सुनाई दी। बिना देर किए वो सीधे डेक पर गया। वहीं उसे छोटे छोटे पानी के निशान दिखे, बिल्कुल इंसानी फुटप्रिंट्स जैसे, लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर लंबे। इस जहन्नुम जैसे प्लेस में कितनी और वेird चीजें छुपी हैं। उसने तुरंत अपनी गन निकाली और निशान की तरफ फायर कर दिया। हवा में अजीब सी छप छप साउंड आई, जैसे कोई कीचड़ में चल रहा हो। फर्श पर अचानक पानी का एक बड़ा सा छींटा फूटा और फिर तेजी से बोट के किनारे की ओर रेंगने लगा। झांगी ने और फायर किए। उसे लगा कोई चीज हिट हुई है। वो धीरे से पास गया और स्क्वाट करके उसे चेक किया। कॉम्बैट यूनिफॉर्म के नाइट विजन और स्कैनिंग फीचर से उसे एक लंबी ट्रांसपेरेंट चीज दिखी, जैसे कोई लंबा ट्रांसपेरेंट सॉक्स। क्या यही है वो क्रिएचर जो सबको मार रहा था? उसने वो चीज उठाई, लेकिन वो फौरन सिकुड़ने लगी। शायद उसका ज्यादातर बॉडी पानी से बना था। हिट होने के बाद फ्लूइड्स लीक हो गए थे और वो हथेली से भी छोटी हो गई। अगर हमने इसे पहले कैच ना किया होता तो कल सब बेकार चला जाता, जांगी ने सोचा। वो जल्दी से उस क्रिएचर को लेकर जो केयर के पास गया और उसे टेस्टिंग के लिए दिया। जो केयर की रिपोर्ट के बाद जांगी ने नेक्स्ट डे की प्लानिंग रीसेट कर दी। अगले दिन उसने फिर सबको ऊपर के रेस्टोरेंट में बुलाया। अपने होम टाउन के ट्रेडिशन के नाम पर 2 दिन का बर्थडे सेलिब्रेशन। नीचे के लोगों को फर्क नहीं पड़ता था, उन्हें तो बस फूड चाहिए था। लोग इकट्ठा हुए। झांगी ने चुपचाप दरवाजा लॉक करवा दिया और क्रू को फूड सर्व करने कहा। खाना आते ही लोगों ने कंट्रोल तो रखा, लेकिन चॉपस्टिक्स फिर भी नाच रही थीं। पर जैसे ही पहला बाइट मुंह में गया, सबकी हालत खराब हो गई। धत्त तेरी, ये तो बहुत सॉल्टी है। इसने तो सॉल्ट सेलर की आत्मा हिला दी। जहांगीर ने देखा कि बाई झिंग्यू और सू नुआंशी भी शिकायत कर रही थी। उसी पल उसने बिना एक्सप्रेशन गन निकाली और सब पर तान दी। बाकी क्रू ने भी सब मशीन गन लोड कर ली और सबको टारगेट किया। क्या कर रहे हो? लोग घबरा गए। झांगी बोला, कुछ नहीं, बस फूड में थोड़ा खास इंग्रेडिएंट डाला है। जो नहीं खाएगा वही डर्टी है। लोग डर के मारे धीरे धीरे खाने लगे। तभी बाई झिंग्यू के सामने बैठा आदमी सन्न रह गया। उसके सामने टेबल पर एक आई बॉल गिरा और लुढ़कता हुआ आ गया। उसने देखा बाई झिंग्यू के एक आंख की जगह खाली थी, दूसरी आंख कांप रही थी। क्या हुआ? खाओ नाई, वो धीरे से बोली। फिर उसकी आंख से व्हाइट स्मोक निकला। सामने वाला चीख पड़ा। क्रू ने तुरंत स्प्रे गन से उस पर फायर किया। बाईजिंग्यू का शरीर चिल्लाते हुए जमीन पर गिरा और धीरे धीरे सूखकर छोटा हो गया। ये पैरासाइट्स इंसानों के बॉडी फ्लूइड से जिंदा रहते हैं। होस्ट को मारने से वो नहीं मरते, उन्हें डिहाइड्रेट करना पड़ता है। इसके बाद एक एक करके और भी होस्ट्स का असली रूप सामने आया। सबका शरीर सिकुड़ रहा था। एक औरत ने अपने हस्बैंड से मदद मांगी, लेकिन वो डर के मारे उसे लात मारकर दूर कर चुका था। आखिरकार सारे 6 पैरासाइट्स खत्म कर दिए गए, लेकिन झांगी को कोई राहत नहीं मिली। इतने वीक होते हुए भी इन्होंने इतनी मौतें कर डाली। अगर वो समंदर में यूं ही चलते रहे तो आगे क्या क्या मिलेगा, कौन जाने। ठीक है, अब खाना खाओ, कहकर झांग ई रेस्टोरेंट से बाहर चला गया। पीछे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ये सोचकर कांप उठे कि उनके बीच के ही लोग मॉन्स्टर्स निकले। झांगी ने ऑर्डर दिया कि ओल्ड टियान रोज बोट के चारों तरफ हाई कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक सॉल्यूशन स्प्रे करे, ताकि कोई पैरासाइट फिर से बोट पर ना चढ़ सके। ओल्ड टियान, कितने दिन लगेंगे लैंड मिलने में? सर, सच्ची बात कहूं तो ये किस्मत पर है। किस्मत? झांगी ने माथा पकड़ा। अगर लक खराब हुआ तो कोलंबियन फ्लीट मिल सकता है, और अगर और भी बुरा हुआ तो कोई आइप्सिलोन लेवल एलियन भी आ सकता है। अगर वर्स्ट सिचुएशन मान ले तो? ओल्ड टियान ने कहा, सब कुछ ठीक रहा तो 3 महीने में स्टारी सी पहुंच सकते हैं। स्टारी सी का नाम सुनते ही जांगी को तुरंत त्यानलोंग पायरेट्स की याद आ गई। ये इलाका बहुत कॉम्प्लेक्स है और हमेशा से पायरेट्स की छुपने और हमला करने की बेस्ट जगह रहा है। दुनिया के खत्म होने के बाद पायरेट्स और भी ज्यादा खतरनाक हो गए थे
और इन सब में सबसे बड़े थे टियानालोंग पायरेट्स। झांगी ने पहले इनका चौथा डिवीजन तियानहाई सिटी में खत्म किया था, इसलिए उनका और हुआशू किंगडम का रिश्ता कभी ठीक नहीं रहा। अब सिचुएशन अलग है। झांगी को अपनी आइडेंटिटी छुपानी है और कोलंबिया ओशन फ्लीट की नजरों से बचना है। अगर उन्होंने बाउंटी जारी कर दी तो हर तरफ से एनिमी मिल सकते हैं। 3 महीने का टाइम काफी है, सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। झांगी ने कहा उसे बस किसी एक लैंड के टुकड़े की जरूरत है जिससे बाकी लोग सेफ हो जाएं और वो खुद जो केयर के साथ अपनी स्पेस ट्रैवल एबिलिटी का यूज करके वापस लौट सके। उधर जिनफेंग शिप के एक्सप्लोड होने के बाद की जगह पर गाढ़ा व्हाइट मिस्ट फैला था। उसी में से एक विशालकाय शैडो निकल रही थी। एक जाइंट व्हेल पर खड़ा था कोलंबिया फ्लीट का सबसे पावरफुल इंसान, जॉन कार्टियर्स। कार्टियर्स को खुद झांगी का पीछा करने का टास्क दिया गया था। अब कोलंबिया नेवी ज्यादा फोर्सेस नहीं भेज सकती, तो सबसे परफेक्ट चॉइस वही था, क्योंकि उसके पास थी लॉर्ड ऑन फंसी वाली एबिलिटी। उसके ऑफिसर्स ने रिपोर्ट दी, किसी ह्यूमन का डेड बॉडी नहीं मिला। हो सकता है किसी और शिप ने उन्हें रेस्क्यू कर लिया हो। हमने सारे रूट्स ब्लॉक कर दिए हैं। कार्टियर्स ने बस हल्की सी स्माइल दी। इंटरेस्टिंग, लेकिन मुझे खुद उस आदमी को कैच करना है। उसने आगे कहा, सब शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दो, किसी को मत छोड़ो। लेकिन डीप फॉग वाला इलाका जहां सिग्नल काम नहीं करता, वहां जाना उसे पसंद नहीं था। कार्टियर्स ने कहा, मैं कोलंबिया का सबसे वैल्यूएबल सोल्जर हूं, मैं रिस्क नहीं लूंगा। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का काम है ढूंढना, मेरा नहीं। फिर वो अपने व्हील पर चढ़कर सी से बाहर निकल गया। तभी उस घने फॉग में छुपी हुई एक और शिप पर लिंगहू फेशुए ने चैन की सांस ली। वो लोग सिर्फ झांगी का पता लगाने आए थे, लेकिन सामने कार्टियर्स आ गया। अगर वो कैप्चर हो जाते तो लड़ते हुए ढाई हो जाना भी कम दर्दनाक होता। तभी उसकी साथी गु यूफेसी के डॉल्फिन से टेलीपैथी कर रही थी। डॉल्फिन्स ने बताया कि कार्टियर्स के पास ऐसी पावर है कि पूरे ओशन के क्रिएचर्स उसकी कमांड मानते हैं। गु यूफेई ने बताया, लिंगहू ने तुरंत ऑर्डर दिया कि अब हमें एक अलग रास्ता लेना होगा। उसने मैप पर उंगली फेरते हुए कहा, नॉर्थ की तरफ मार्ले और रोआंटे है, लेकिन वो भरोसे के लायक नहीं। बेस्ट ऑप्शन है स्टैरी सी की तरफ जाना। गु यूफेई ने डॉल्फिन टीम को डिसमिस किया और एक रेनबो जैसी बबल ने पूरे शिप को कवर कर लिया। जहाज सीबेड के अंदर डाइव कर गया और स्टैरी सी की तरफ बढ़ चला। उधर शियाओयाओ शिप भी फॉग के बीच अपनी जर्नी जारी रखे हुए था। मॉन्स्टर्स के अटैक्स के बाद सब लोग डर के मारे मेंटल स्ट्रेस में थे, लेकिन एक मॉर्निंग सबकी उम्मीदों का जवाब मिल गया। फॉग हट गया और दूर कहीं लैंड की परछाई नजर आई। सुबह के वक्त अचानक शिया ओयाओ शिप के सामने एक टापू दिखा, इतना साफ कि बिना किसी टूल के भी देखा जा सकता था। क्रू मेंबर्स को पहले तो लगा कि शायद ये कोई हल्लसिनेशन है, क्योंकि वो काफी टाइम से फॉग में भटक रहे थे और उन्हें अपनी पोजीशन का अंदाजा नहीं था। लेकिन जब सबने मिलकर उस टापू को देखा तो कंफर्म हो गया कि ये कोई इल्यूगन नहीं है। लाओ त्यान ने तुरंत टेलीस्कोप से देखा। टापू पर सफेद पेड़ों का एक बड़ा जंगल था। ये जमीन है, इसमें कोई शक नहीं। लाओतियन की आवाज खुशी से कांप रही थी। सब लोग एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। झांग यी को खबर मिलते ही वो झोउ केयर को लेकर डेक पर पहुंचा। धीरे धीरे सारे लोग बाहर आ गए, सब टापू को देखना चाहते थे। हालांकि झांग यी थोड़ा एक्साइटेड था, फिर भी उसने प्रिकॉशन लिया। उसने अपने कम्बैट सूट का हाई पावर्ड लेंस ऑन किया और टापू को ध्यान से देखा। लाओतियान, इतनी डीप सी में अचानक टापू का आना क्या नॉर्मल है? लाओतियान बोला, ऐसा अक्सर तभी होता है जब पास में लैंडमास होता है। शायद हम स्टैरी सी के काफी करीब पहुंच चुके हैं। उसने झांगी को इलेक्ट्रॉनिक मैप दिखाया। हम बर्फ और फॉग के बीच रास्ता भटक चुके थे, लेकिन अगर ये टापू मिला है तो अब साउथ चाइना सी दूर नहीं। सर, क्या हम टापू पर जाकर देखना चाहेंगे? झांगी कुछ सोच में डूबा रहा। अगर ये टापू सच में स्टैरी सी के पास है, तो उसका स्पेस ट्रैवल एबिलिटी यूज करके वो जो केयर को लेकर तियानहाई सिटी तक आ जा सकता है। हर कोई उसे देख रहा था। इतने टाइम बाद सब जमीन को छूना चाहते थे। झांगी ने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं।
बोलते ही शिप में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन जांग यी ने तुरंत सभी को सतर्क रहने को कहा। उसने लाओ त्यान को फाइटिंग गियर रेडी करने का ऑर्डर दिया और खुद जो केयर को कम्बैट यूनिफॉर्म पहनाकर पिस्टल पकड़ा दी। जू युनक्वे दूर से देख रही थी, उसे जलन हो रही थी। इतने महीनों तक वो झांग यी के साथ रही थी और धीरे धीरे उसके लिए फीलिंग्स आ गई थी। शायद ये क्राइसिस बॉन्डिंग थी या कुछ और, लेकिन अफसोस ये सब उसकी एक तरफा सोच थी। झांगी कभी किसी ऐसे इंसान से अटैच नहीं होता जो उसके लिए यूजफुल ना हो। अब सब टापू पर उतरने की तैयारी करने लगे। शियाओयाओ सीधे टापू तक नहीं जा सकती थी, इसलिए स्मॉल बोट्स का यूज किया गया। झांगी ने कहा, पहले पैसेंजर्स को भेजो, अगर कुछ खतरा हुआ तो वो एक्सप्लोर कर लेंगे। जू युनकुए आगे आई और बोली, सर, अगर टापू पर खतरा हुआ तो प्लीज मेरी प्रोटेक्शन करना। झांगी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिर उसने लाओ ध्यान से कहा कि जू युनकुए के लिए बेस्ट बोट रखे। ये सुनकर जू हैरान हुई, अगर बेस्ट बोट मुझे मिली तो आप? मैं ठीक हूं। झांगी ने एक यॉट निकाला और जो केयर को उठाकर उसमें बैठा दिया, फिर खुद भी उस पर चढ़ गया और दूर निकल गया। जू युनकुए गुस्से से तिल मिला गई। उधर सुनुआनक्सी ने बच्चे टॉमी को ब्लैंकेट में लपेटा और उसे भी साथ ले गई, क्योंकि सब लोग शिप छोड़ रहे थे। जू युनकुए ने पूछा, लीसा, क्या टापू पर लोग होंगे? पता नहीं, नुआनक्सी ने जवाब दिया। चू बोली, अगर कोई फैमिली मिली तो शायद मैं टॉमी को उन्हें दे दूं, मैं बच्चों का ध्यान नहीं रख पाती। नुआनक्सी खुशी से बोली, सच में? ये तो बहुत बढ़िया होगा। सब लोग छोटी बोट्स में बैठकर टापू की तरफ बढ़े। झांगी को दूर से ही एक फ्रेश फ्रेग्रेंस महसूस हुआ। ये इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है? जो केर ने सामने इशारा किया, लगता है फ्रूट फॉरेस्ट है। जांग यी को बहुत हैरानी हुई कि इतनी बर्फबारी में भी कुछ पेड़ों पर फल लग रहे हैं। लेकिन फिर उसे बाई शुए सेक्ट के ब्लड वाइन की याद आई और उसने राहत की सांस ली। पेड़ पौधों का म्यूटेट होना नामुमकिन नहीं है। पेड़, जो कि बहुत हार्डी ऑर्गेनिज्म होते हैं, नेचर के बदलावों को जानवरों से बेहतर झेल लेते हैं। यहां तक कि सूखे पुराने पेड़ भी फिर से बाहर देख सकते हैं। तो फिर ठंड में म्यूटेट हुए पौधे कोई हैरानी की बात नहीं। जब जांगी और उसके साथी आइलैंड पर पहुंचे तो देखा कि पहले से पहुंचे लोग फलों के जंगल के पास पहुंच चुके थे। पेड़ बहुत ऊंचे थे, जिनकी शाखाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। मोटी नुकीली पत्तियां सूरज की रोशनी तक रोक रही थीं। अंदर का इलाका डार्क लग रहा था, लेकिन सफेद रंग के फल पेड़ों पर लटक रहे थे। वो कुछ कुछ कैंटलूप जैसे लग रहे थे, पर ज्यादा पतले, करीब 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे। हवा में हिलते हुए वो एक स्वीट खुशबू छोड़ रहे थे। कुछ लोग खुद को रोक नहीं पाए और फल तोड़ने लगे। जांगी पहले उन्हें रोकना चाहता था, फिर चुप हो गया। एक आदमी पेड़ पर चढ़ा और फल तोड़ लिया। जैसे ही उसने फल फाड़ा, अंदर से मलाई जैसा गूदा निकला और खुशबू और तेज हो गई। उसने कहा, मैं प्लांट्स को जानता हूं, ये पॉइजनस नहीं है, स्मेल से ही पता चल जाता है, खा सकते हो। और फिर उसने बड़ा सा बाइट ले लिया। बाकी लोग जो लंबे समय से भूखे थे उस पर टूट पड़े और फल तोड़ने लगे। कुछ लोग डरे हुए थे और रुके हुए थे। ओल्ट्यान एक फल लेकर झांगी के पास आया और बोला, झांग सर, ये फल मत खाओ। झांगी ने बस 2 शब्द बोले, लेकिन फिर फल को अपनी डिफरेंट स्पेस में रख लिया। ओल्ट्यान ने सहमति में सिर हिलाया। सुनुआंशी थोड़ी लालची हुई और अपनी सीनियर जू यूनक्यू से बोली, उन्होंने खा लिया, चलो हम भी ट्राई करते हैं। जू यूनक्यू जांगी को गौर से देख रही थी। जब उसने देखा कि जांग और जोकर चुप हैं, तो बोली, बेहतर होगा कि न खाएं, सेफ्टी फर्स्ट। सुनवानशी ने अफसोस से निगल लिया। तभी उसकी गोद में टॉमी रोने लगा, शायद दूध जैसी खुशबू से। वो बोली, शायद भूख लगी है, थोड़ा खिला देते हैं। जू यूनक्यू चौंक गई, क्या पागल हो गई हो, अनजान चीज टॉमी को खिलाओगी? फिर खुद चुप हो गई। झांगी ने एक हाथ में गन पकड़ी और दूसरे से जो केर का हाथ थामा और बाकी क्रू को अलर्ट रहने को कहा। जब कुछ लोगों को फल खाने के बाद कुछ नहीं हुआ तो बोला, चलिए अब आइलैंड के अंदर चलते हैं। लोग फलों को अपने पास रखकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे।
अगर सब ठीक रहा तो लोगों को टेम्परेरी यहीं रखा जा सकता है। कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे। जंगल में आगे बढ़ते हुए जांग यी ने कुछ अजीब नोटिस किया। इंसानों के फुटप्रिंट्स। उसने तुरंत अलर्ट हो गया, यहां पहले से कोई है। लेकिन अगर लोग रह रहे हैं तो इसका मतलब सर्वाइवल पॉसिबल है। कुछ दूरी पर लकड़ी के बने हाउसेस वाला एक विलेज दिखाई दिया। हर तरफ शांति थी, बाहर कोई नहीं दिखा। लेकिन बाकी पैसेंजर्स बहुत एक्साइटेड थे। उन्हें लगा ये एक सेफ हेवन है। कुछ लोग दौड़ते हुए चिल्लाने लगे, कोई है क्या? हेलो, कोई है? जांगी चुपचाप सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत जो ब्लैक कपड़े पहने थी बाहर आई। उसकी स्किन सूखी और चेहरा झुर्रियों से भरा था। वो बोली, तुम सब कहां से आए हो? वो परफेक्ट चाइनीज बोल रही थी। लोग एक्साइटेड हो गए और बोले, हम बहुत दूर से आए हैं, कुछ वक्त आराम करने के लिए। ओल्ड तियान ने जांगी से कहा, लगता है हम साउथर्न वाटर्स के पास वाले आइलैंड पर हैं। स्टार्री सी अब दूर नहीं। जांगी ने सिर हिलाया। बुजुर्ग औरत से बातें चलती रहीं। धीरे धीरे कुछ और औरतें बाहर आईं। उन्होंने बताया कि वो सब यहाँ की लोकल वुमेन है और सेक्रेट ट्री के फलों से सरवाइव कर रही हैं। लेकिन जांगी को कुछ अजीब लगा। वहां कोई भी मर्द नहीं था और सभी औरतों की स्किन असामान्य रूप से सफेद थी। आप लोग बहुत दूर से आए हैं, रेस्ट करो, मैं डिनर बनवाती हूँ। वो बुजुर्ग औरत बोली और घर के अंदर चली गई। बाकी वुमेन ने भी लोगों को अपने घर इनवाइट किया। पैसेंजर्स बहुत इमोशनल हो गए थे। उन्हें लगा जैसे किसी फैमिली के पास पहुंच गए हों। जू यूनक्यू ने टॉमी को देखा और बुदबुदाई, शायद टॉमी यहाँ के लोगों के साथ रहकर सेफ रहेगा।